मुम्बार्डो अफ्रीका का एक खूबसूरत इलाका था। तारीख बर्र-ए-आज़म से जहाँ लातादाद खौफनाक दास्तानें मंसूब हैं, वहीं उसके हुस्न व जमाल के नज़ारे भी इस कदर दिलकश हैं कि इंसान उनमें खोकर रह जाए। मुम्बार्डो भी ऐसी ही जगह थी जो बुलंद पहाड़ी इलाके में होने के सबब देखने दिखाने से ताल्लुक़ रखती थी। होटल हिल गोल्ड में मुझे एक खूबसूरत कमरा मैसर आ गया। होटल के स्याफ़ाम मैनेजर ने अपने सफ़ेद दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, हमारे होटल में आपको पूरे मुम्बार्डो में सबसे ज्यादा सहूलतें हासिल होंगी जनाब। उसने कमरे की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। एक मुलाजिम मेरा सामान उठाकर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। कमरा देखकर दिल मजीद खुश हो गया। खासा कुशादा कमरा था, आरामदेह फर्नीचर और जरूरत की हर चीज से आराज था। दूसरी तरफ एक बैल्कनी थी जिसके सामने फैली हुई एक अजीमुशान झील नजर आ रही थी। मौसम उन दिनों खासा सर्द लेकिन खुशगवार था। मुलाजिम के जाने के बाद मैंने दरवाजा मुकफ्फल किया और एहतियातन अपने कमरे की तलाशी ले डाली। हर तरह से होशियार रहना जरूरी था। ये नहीं कहा जा सकता था कि यहाँ मेरी आमद के सिलसिले में किसी को कोई तशवीश है या नहीं। हालांकि यहाँ सयाहों की आमदोरफ्त जारी रहती थी, लेकिन मेरा तजुर्बा बताता था कि उन इलाकों में जहाँ किसी किस्म की साजिश परवान चढ़ रही होती है, मुजरिम किस्म के लोग हर आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं। चुनाचे ये इंतहाई जरूरी था कि मैं अपने कमरे की तलाशी ले लूं और ये अंदाजा लगाऊं कि कहीं कोई चोर आला तो नहीं छुपा हुआ, मगर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। कुछ वक्त अपने कमरे में गुजारने के बाद मैं बाहर निकल आया। वसीओ अरीज झील बिलाशुबा पूरा समंदर मालूम होती थी। उसके किनारे मेरी तवक्को से ज्यादा खूबसूरत थे। उन किनारों पर मौजूद रेत सफेद और रेशम की तरह मुलायम थी। मैं दूर तक टहलता चला गया और उसके बाद मैंने नहाने का लिबास पहनकर दूसरे लोगों के साथ झील के पानी में काफी देर तक खुशफेलियां की। जहां मैं अपने आप को एक सयाह की ही हैसियत से रोशनास कराना चाहता था, ताकि अगर कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो शुबे का शिकार न हो। वहां से निकलकर मैं झील के किनारे एक अम्ब्रेला रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ गया, जहां रंगीन मेजें और कुर्सियां लगी हुई थीं। उन मेजों पर बेशुमार लोग मौजूद थे और अपनी अपनी पसंद की चीजें खा पी रहे थे। मैं भी वहां जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और अपने लिए एक ऐसी डिश मंगवाई जिसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता था, वरना अफ्रीका के उस साहिल पर खाने पीने की न जाने क्या क्या चीजें मौजूद होती होंगी। काफी देर तक बैठा मैं वहां की दिलचस्पियों से लुत्फानंदोज होता रहा। मेरे अतराफ में बेशुमार चेहरे बिखरे हुए थे। मैं उन तमाम चेहरों को कुरेदने लगा, लेकिन सबके सब अजनबी थे और अपनी अपनी धुन में मस्त थे। मुझे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफतन गुस्ल के लिबास में मलबूस एक दराज कामत और हसीन जिस्म की मालिक लड़की हाथ में शराब का जाम लिए मेरी मेज के करीब आ गई। मैंने उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा और दिल ही दिल में उसके खूबसूरत और मुतनासिब बदन की तारीफ की। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर धीरे से मुस्कुराई और उसके हसीन दांत चमकने लगे। बोली, अगर एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। मैंने संजीदगी से कहा, बैठो, और वो मेरे सामने की कुर्सी पर बैठ गई। उसके बालों से एक भीनी भीनी सी खुशबू फूट रही थी। गालिबन वो कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करती थी जो उसके बालों को हमेशा मअत्तर किए रहता था। उसने सरगोशी के से अंदाज में कहा, मेरा नाम एली मेसन है, तुम मुझे सिर्फ एली के नाम से पुकार सकते हो। मैंने बेपरवाही के अंदाज में कहा, गुड, तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस एली। तब वो अजीब सी शक्ल बनाकर मेरे चेहरे के बिल्कुल नजदीक आ गई और मैं किसी कदर नागवारी से बिल्कुल पीछे हट गया। उसने दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, माफी चाहती हूँ सर, ये सब कुछ करना जरूरी है ताकि मैं एक ऐसी लड़की महसूस हूँ जो यहाँ रहकर शिकार की तलाश में सरगर्दा हूँ। मेरा ताल्लुक रेड पैंथर से है। एक लम्हे के लिए मैं फिर हैरतज़दा रह गया, लेकिन फिर फौरन ही मामूल पर आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे यहाँ पहुँचने के चंद घंटों के अंदर अंदर रेड पैंथर्स की कोई रुकन मुझसे इस तरह मुलाकात करेगी। अब मजबूरन मुझे उसी के अंदाज को इख्तियार करना होगा। चुनाचे मैंने भी चेहरे पर ओबाशों की सी कैफियत तारी करते हुए कहा, गुड मिस एली, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपका ताल्लुक रेड पैंथर से है। उसने कहा, साइका माइलर ग्रुप, AACUO। अब मेरे लिए कोई गुंजाइश न रही, क्योंकि ये कोड वर्ड्स थे जिनके बारे में साइका माइलर ने मुझे बताया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मिस एली, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आप यहाँ इतनी जल्द। उसने कहा, मैं 3 दिन पहले से यहाँ आई हुई हूँ। एक बार फिर मैं हैरत का शिकार हो गया। उससे तो मैंने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन साइका माइलर के बारे में एक बार फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। गोया जब उसने महसूस किया कि मैंने उससे राब्ता कायम कर लिया है और अब उसे मेरे लिए काम करना होगा, तो उसने कोई देर किए बगैर अपने काम का आगाज कर दिया और अपने कुछ एजेंटों को यहाँ भेज दिया। एली ने कहा, और इन दिनों में मैंने अपने आप को एक शिकारी लड़की की हैसियत से ही पोस्ट किया है। मैंने कहा, क्या तुम्हारा कयाम हिल गोल्ड में है? बोली, हाँ। मैंने कहा, और क्या तुम्हें यकीन था कि मैं इसी होटल का रुख करूंगा? वो बोली, नहीं,
लेकिन एयरपोर्ट से मैं तुम्हारे पीछे हूँ और तुम्हारा ताक़ुब करती हुई यहाँ तक आई हूँ। मुझे उस वक्त वाकई मुसरत हुई थी जब तुमने हिल गोल्ड में क़याम का फैसला किया। मैंने कहा, बहुत खूब, अब बेहतर है कि हम इस मौजू से हटकर गुफ्तगू करें। हम मुम्बार्डो के मौसम और इधर उधर की बातें करते रहे। उसने अपना जाम खाली कर दिया था और फिर वो आहिस्ता से बोली, हिल गोल्ड में 37 मेरे पास है और तुम्हारे कमरे के बारे में मैं जान चुकी हूँ। रात को तुमसे मुलाकात करूंगी। मैंने कहा, ओके डियर, और वो मेरी सीट से उठकर फिर झील की जाने बढ़ गई। मैंने अब झील की तरफ रुख नहीं किया था। देर तक मैं झील के किनारे रहा और फिर जब शाम हो गई तो मैं उठ गया। तकरीबन 9:30 बजे वो मेरे कमरे में आ गई। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंचकर मेरे कान से होंठ चिपकाते हुए बोली, तुमने कमरे का जायजा तो ले लिया है? मैंने कहा, हाँ, हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। उसने पूछा, क्या तुम खाना खा चुके हो? मैंने कहा, नहीं, बस ये फैसला कर रहा था कि अब खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल में चले जाना चाहिए। वो बोली, मेरा ख्याल है खाना हम यहीं मंगवा लेते हैं, और मैंने वेटर को बुलाने के लिए बटन दबा दिया। थोड़ी देर के बाद हम खाने में मसरूफ हो गए। खाने से फारिग होने के बाद ब्राजील की उम्दा कॉफी तलब की गई और उसके घूंट लेते हुए मैंने एली से पूछा, तुम यहाँ तन्हा हो या तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी हैं? वो बोली, मिस माइलर का तरीक़ाकार खासा उलझा हुआ है। मैं नहीं जानती कि कोई और भी यहाँ मौजूद है या नहीं। मैं तन्हा ही पहुंची थी और उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द कर दी थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मसलन? वो बोली, मसलन गोल्डीन स्पायरो के बारे में मालूमात। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो क्या तुम उसके बारे में कुछ मालूम कर सकी? बोली, हाँ, वो रॉयल कैन का मुस्तकिल मेंबर है। रॉयल कैन आइस स्केटिंग क्लब है। उसके बेहतरीन स्केटिंग फील्ड हैं और एक खूबसूरत सी इमारत में ये क्लब वाक़ है। वो तकरीबन हर रात वहाँ मौजूद होता है और क्लब की तफरीहात में हिस्सा लेता रहता है। मैंने पूछा, किस टाइप का आदमी है? बोली, बेहद खतरनाक मालूम होता है और शख्सियत भी बहुत उम्दा है। मैंने कहा, उसकी दीगर मसरूफियात के बारे में कोई अंदाज़ा हो सका? वो बोली, नहीं, बज़ाहिर वो एक व्यापारी है और घोड़ों की तिजारत करता है। खास तौर से यहाँ के रेस क्लबों में उसकी शख्सियत बड़ी मोतबर मानी जाती है और उमूमन उसके घोड़े रेस में दौड़ते रहते हैं। वैसे उसकी अपनी दिलचस्पियाँ महदूद हैं। मैंने पूछा, क्या तुमने उससे करीब होने की कोशिश नहीं की? वो बोली, मुझे उसके बारे में हिदायत नहीं की गई। मैं पुरख्याल अंदाज में एली की सूरत देखता रहा। जहन में बहुत से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। फिर मैंने कहा, एली क्या वो औरतों में खुश रहने वाला इंसान है? तुम मेरा मतलब समझ रही होगी। वो बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा ना, मैंने उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया। इस दौरान मैं मुसलसल उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती रही हूँ। पहले मैंने उसके बारे में रेस क्लबों में जाकर मालूमात हासिल की, चूंकि मुझे उसके लिए हिदायत कर दी गई थी। एक रेस क्लब में मैंने उसे पहली बार देखा और उसके बाद उसकी रिहाइश गाह तक उसका ताक़ुब किया। फिर उसके दीगर मामूलात के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल की और मुझे ये सब कुछ मालूम हो गया। ये काम मैंने इन 3-4 दिनों के अंदर किया है। मैंने कहा, क्या तुम्हें मेरी आमद के बारे में इत्तला मिल गई थी? वो बोली, हाँ, मुझे इत्तला दे दी गई थी, लेकिन ये नहीं मालूम था मुझे कि तुम कहाँ क़याम करोगे। मैंने कहा, ठीक है अली, पहले हम गोल्डीन का जायजा लेंगे, उसके बाद अगर मुमकिन हो सके तो तुम उसकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करो ताकि उसके करीब रहकर कुछ मालूमात हासिल की जा सके। वो बोली, जो हुक्म जनाब, मुझे यही हिदायत मिली है कि मैं आपके अहकामात के तहत काम करूं। थोड़ी देर बैठने के बाद एली चली गई और मेरा जहन एक बार फिर साइका माइलर में उलझ गया। लड़की वाकई बहुत तेज थी। उसने जिस अंदाज में काम का आगाज किया था उससे मुझे ये एहसास होता था कि साइका माइलर बहुत तेज रफ्तारी से काम करने की आदी है। हाँ, कुछ खदशात भी थे, मसलन ये कि उसने एली पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया था। मेरी हिदायत के बगैर गोल्डीन तक पहुंचना खतरनाक भी हो सकता था और मैं नहीं जानता था कि गोल्डीन को उस बारे में शुबा हो सका या नहीं। जराइम पेश आदमी था, मुमकिन है अपने अतराफ से बाखबर रहता हो। ऐसी हालत में एली का मुझ तक पहुंच जाना खुद मेरे लिए भी तशवीशनाक हो सकता था। मुमकिन है एली उनकी निगाहों में आ चुकी हो और वो खुद भी उसका जायजा ले रहे हों। बहुत से एहसासात जहन में थे, लेकिन अब जो कुछ हो चुका था उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, सिवाय इसके कि उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश करूं जो कदमों तले आ गए थे। साइका ने जो कुछ किया था खुलूस नीयत से किया था। वैसे उसकी कारकर्दगी का अंदाजा भी दिलचस्प था। रेड पैंथर्स को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं मालूम होता, वो सिर्फ अपने अपने तौर पर काम करने के आदी थे। लेकिन अब इस बात की जरूरत थी कि मुझे उनमें से कोई और दस्तयाब हो तो मैं उससे एली की रिपोर्ट मालूम कर सकूं। इसके लिए मुझे कम से कम 8-10 घंटे इंतजार करना था। दूसरी सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उस मखसूस ट्रांसमीटर पर जो घड़ी की तरह मेरी कलाई पर बंधा हुआ था, रेड पैंथर से राब्ता कायम करने की कोशिश की। साइका माइलर ने वो वॉच ट्रांसमीटर मुझे देते हुए कहा था कि इसके 12 हिंद से 12 आदमियों के लिए हैं
और हर हिंसे के मुताबिक इस नंबर के आदमी को कॉल किया जा सकता है। एली का नंबर 3 था। मैंने घड़ी की सुइयां 4 और 12 पर की और उसके बाद वो नन्ना सा बारीक बटन दबा दिया जो ट्रांसमीटर ऑन कर देता था। डायल पर सुर्ख झमाके होने लगे और फिर एक बारीक सी आवाज उभरी, रेड पैंथर 4 SSAOU। मैंने जवाब दिया अली। दूसरी तरफ से आवाज आई, हुक्म जनाब। मैंने कहा 4 नंबर, तुम मुम्बार्डो में कब से हो? आवाज आई, 4था दिन है जनाब, 4 दिन पहले मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने कहा मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या एली पर तुम्हारी निगाह है? नंबर 4 ने जवाब दिया, मेरी ड्यूटी यही लगाई गई है जनाब कि मैं एली पर निगाह रखूं। चुनाचे जब से वो मसरूफ है मैं मुसलसल उसका जायजा ले रहा हूँ। मैंने कहा उसकी मसरूफियात के बारे में बताओ। वो बोला उसने अब तक सिर्फ ये काम किया है जनाब के गोल्डीन स्पायरो के बारे में मालूमात हासिल करती रही है। गोल्डीन स्पायरो को उसने रेस क्लब में तलाश किया और उसके बाद से मुसलसल उसके ताक़ुब में है, यहाँ तक कि वो रॉयल कैन पहुंच गई जहाँ गोल्डीन स्पायरो हर रात जाता है। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, वेरी गुड। नंबर 4, क्या इस दौरान एली के ताक़ुब में किसी मखसूस शख्सियत को तो नहीं देखा गया? आवाज आई, नहीं जनाब, बज़ाहिर ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो बार एक मुश्तबा शख्सियत मुझे उसके आसपास नजर आई। ये एक दुबले पतले बदन का बूढ़ा आदमी था जो पता नहीं कौन से मुल्क से ताल्लुक रखता है। एक दो बार उसे एली के आसपास भटकते हुए देखा गया है। बज़ाहिर वो एक नीम पागल शख्स मालूम होता है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि एली पर उसकी गहरी निगाह होती है। मैंने कहा, उस आदमी के बारे में तुमने कुछ मालूम करने की कोशिश की? वो बोला, नहीं, दरअसल मैं एली को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा, गुड। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि एली मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची थी? नंबर 4 ने कहा, जी हाँ जनाब, और उसके बाद वो झील मुम्बार्डो पर आपके पास पहुंच गई थी। मैंने कहा, अच्छा नंबर 4, तुम यूं करो कि मुसलसल हमारा ताक़ुब करते रहो। अगर वो बूढ़ा आदमी तुम्हें दोबारा नजर आए तो हमें छोड़कर उसका ताक़ुब करना। जवाब मिला, बहुत बेहतर जनाब, और मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। अभी मैं साइका माइलर से राब्ता नहीं कायम करना चाहता था, वैसे मुझे यकीन था कि वो भी पहुंच गई होगी। मेरी ख्वाहिश थी कि साइका माइलर अपने तौर पर मसरूफ रहे और मुझे जब उसकी अहम जरूरत पेश आए तभी मैं उसे अपने करीब बुलाऊं। इस तरह मैं मजीद फजूल बातों से बचना चाहता था। दूसरी रात एली मेरे साथ रॉयल कैन चल पड़ी। अब उसे तन्हा भेजना जरूरी नहीं था क्योंकि उसे मेरे साथ देख लिया गया था। रॉयल कैन क्लब की इमारत खूबसूरत थी। वसीओ अरीज लॉन के दरमियान स्विमिंग पूल बना हुआ था। वहां से खूबसूरत रविश अंदरूनी इमारत की जानिब गई थी। उस इमारत के अकबी हिस्से के बाद स्केटिंग के लिए बर्फ के ढलान शुरू हो जाते। एली मुझे उसके जाए वकुआ के बारे में बताती रही। क्लब की इमारत में हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ था। बाहर से आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के सयाह यहाँ मौजूद थे। शायद यहाँ रिहायशी कमरे भी दिए जाते थे। इमारत खासी वसी और तकरीबन 8 मंजिला थी। बड़े से हॉल में पहुंचने के बाद हम एक मेज पर जा बैठे और तकरीबन 20 मिनट के बाद एली ने मुझे एक आदमी की तरफ मुतवज्जे किया जो इंतहाई हसीन लिबास में मलबूस अंदर आ रहा था। मैंने उस शख्स को देखा। वो एक लंबा तड़ंगा और मजबूत बदन का आदमी था। कद 6 फुट 3 इंच के करीब था। चौड़े शाने और पतली कमर इस बात की निशानदही करते थे कि वो बाकायदा वर्जिश करने का आदी है। देखने में वो मर्दाना हुस्न का एक शाहकार नजर आता था। घने बाल बिल्कुल स्याह थे, सिर्फ कनपटियों पर हल्की सी सफेदी चमक रही थी। रोशन और कुशादा निगाहों से उसने अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा। एक दो अफराद ने उससे हाथ भी मिलाया था। फिर वो एक मेज पर जाकर बैठ गया और चंद ही लम्हों के बाद वेटर ने उसके सामने शराब के बर्तन सजा दिए। वो इंतहाई नफासत से छोटे छोटे घूंट लेने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि हॉल में रक्स के लिए मौसीकी की धुनें शुरू हो गईं और जोड़े अपनी अपनी जगहों से उठकर चौबी फर्श की जानिब जाने लगे। मैंने एली को इशारा किया और एली अपनी जगह से उठ गई। लम्हा भर के बाद वो गोल्डीन के करीब थी। एली बजाते खुद एक पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी, इसलिए गोल्डीन को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में उसे कोई दिक्कत पेश ना आई। उसने मुस्कुराते हुए एली का खैर मकदम किया और उसके बाद दोनों में चंद लम्हे गुफ्तगू रही। फिर वो चौबी फर्श पर पहुंच गए। रक्स के 3 राउंड एली ने गोल्डीन के साथ ही नाचे और उसके बाद वो उसकी मेज पर पहुंच गई। फिर उसने शायद मेरा तारुफ भी करवाया और मुझे इशारे से करीब बुला लिया। मैं उनकी मेज पर पहुंच गया। गोल्डीन ने पुरजोश अंदाज में मुझसे मुसाफा किया। मैंने उससे अपना तारुफ टोनी स्पार्को के नाम से कराया। इसी नाम से मैंने यहाँ तक का सफर किया था। वो बोला, मिस्टर स्पार्को, आपकी दोस्त मिस एली काफी दिलचस्प शख्सियत की मालिक हैं। इंसान को दोस्त बनने में बहुत ज्यादा मराहिल तय नहीं करने पड़ते। जब तक आप लोग मुम्बार्डो में हैं मुझसे मिलते रहें और अगर यहाँ कोई भी दिक्कत पेश आए तो बराह करम तकल्लुफ न करें। आप एली के दोस्त हैं इसलिए मेरे भी दोस्त हैं।
मैंने कहा शुक्रिया मिस्टर गोल्डीन, आपसे मिलकर वाकई मुसरत हुई। उसके बाद इधर उधर की बातें छिड़ गईं। कुछ देर के बाद गोल्डीन ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर कहा, अच्छा अब मैं इजाजत चाहता हूँ, कल अगर वक्त मिले तो इसी वक्त इसी जगह। उसने हम दोनों से मुसाफा किया और अंदरूनी रास्ते की जानिब चल पड़ा। एली मेरी जानिब देख रही थी। मैंने पुरसुकून अंदाज में गर्दन खम की और इस बात का इजहार किया कि मैं उससे मुलाकात से मुतमईन हूँ। गोल्डीन के बारे में इससे ज्यादा कोई कार्रवाई कबल अज वक्त थी। चुनाचे रॉयल कैन क्लब से हम वापस हिल गोल्ड पहुंच गए। चूंकि ये सफर टैक्सी से किया गया था इसलिए रास्ते में कोई गुफ्तगू न हो सकी, लेकिन हिल गोल्ड में एली मेरे कमरे में ही आ गई। बोली क्या ख्याल है उसके बारे में जनाब? मैंने कहा तुमने कोई अंदाजा कायम किया एली? वो बोली सख्त गिर और जीरक इंसान है, नपीतुली गुफ्तगू करता है, गहराइयों में झांकना चाहता है। मैंने कहा तुमसे गुफ्तगू की थी उसने? बोली हाँ, मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे एक कहानी सुना दी। मैंने पूछा क्या कहानी? और एली ने अपनी कहानी दोहरा दी जो मेरे ख्याल में मुनासिब थी। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो तशवीश का बायस होती, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि साइका माइलर जल्दबाजी कर गई है। आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के सिलसिले में उसने पहले ही मरहले में मेरे लिए खतरात पैदा कर दिए थे। एली चली गई तो मैंने फौरन नंबर 4 से राब्ता कायम किया। क्या रिपोर्ट है? मैंने पूछा। वो बोला नहीं जनाब, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज किसी ने आप लोगों का ताक़ुब नहीं किया। मैंने पूछा वो बूढ़ा नजर आया कहीं? वो बोला कतई नहीं। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ओके, कुछ भी नहीं था, लेकिन छठी हिस्स मुतमईन नहीं थी। देर तक सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया और फिर घड़ी पर नंबर 12 सेट कर लिया। चंद ही लम्हे के बाद साइका माइलर की आवाज सुनाई दी। यस प्लीज। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ नंबर 12। बोली मैं जानती हूँ सर, कैसे मिजाज हैं? मैंने कहा ठीक हूँ। तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम मेरी रवानगी से पहले कुछ लोगों को यहाँ भेज चुकी हो। उसने कहा मैं चाहती थी कि जब तुम यहाँ पहुंचो तो जरूरी मालूमात तुम्हें तैयार मिले। मैंने कहा ठीक है साइका, लेकिन अब मोहतात हो जाओ, कोई मजीद काम किसी मशवरे के बगैर न करना। एली गोल्डीन से मुलाकात कर चुकी है, उसने उससे शनासाई पैदा कर ली है, लेकिन वो मोहतात और खतरनाक आदमी है। साइका ने परेशान लहजे में कहा, ओह क्या मेरी ये कोशिश किसी तौर नुकसानदेह हो सकती है? मैंने कहा गोल्डीन तक हमें जिस अंदाज में पहुंचना चाहिए था उस अंदाज में हम नहीं पहुंचे। एली उससे दोस्ती का आगाज कर चुकी है। उससे मैंने खुद गोल्डीन से मिलने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त जब मुझे इल्म हुआ कि कोई एली के ताक़ुब में है, इस तरह मैं गोल्डीन को उलझाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं तो कम से कम उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम उसके मुखालिफों में भी हैं तो कच्चे लोग हैं। मैंने पूरे वाकयात साइका को सुना दिए। उसने किसी कदर नदामत के अंदाज में कहा, सॉरी अली, यहाँ तो मुझसे चूक हो गई। मैंने कहा अब इस चूक को निभाना है साइका, और उसका तरीका यह है कि तुम अपने तमाम साथियों के साथ हम दोनों से दूर रहो। बोली यानी तुमसे और एली से? मैंने कहा हाँ। वो बोली और अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो? मैंने कहा अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके लिए बस एक इशारा है कि अब तुम मुदाखलत करो। यानी मैं ट्रांसमीटर ऑन कर दूंगा, उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल अब हमारे बस से बाहर है। साइका ने कहा समझ गई। मैंने कहा ओके साइका, बददिल होने की जरूरत नहीं है, बस जरा सा सुकून से काम करो। साइका ने कहा ओके सर, और मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। दूसरा दिन मैंने और एली ने अपने कमरों में गुजारा। मैंने ट्रांसमीटर पर एली से कहा था कि आज वो बाहर न निकले। शाम को मैंने दोबारा उसे ट्रांसमीटर पर मुखातिब किया, हेलो एली। उसने जवाब दिया हेलो सर। मैंने पूछा क्या हो रहा है? बोली बोर हो रही हूँ सर। मैंने कहा मैं तुम्हारी बोरियत दूर करना चाहता हूँ। सुनो रात को हम रॉयल कैन चलेंगे, मुमकिन है हमारा दोस्त वहीं मौजूद हो। वो बोली आप मुनासिब समझते हैं तो ठीक है सर। मैंने कहा तुम्हें बेहतरीन लिबास में होना चाहिए। उसने कहा बेहतर सर, और मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ठीक 8 बजे हम दोनों होटल से बाहर निकल आए। टैक्सी में मैंने सरगोशी के अंदाज में पूछा शराब पीती हो? उसने जवाब दिया यस सर। मैंने पूछा कितनी बर्दाश्त कर लेती हो? बोली खास हालात में काफी सर। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं पीता, मैं अल्सर का मरीज हूँ। अगर गोल्डीन तुम्हें पेशकश करे तो अपनी कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक पी सकती हो। मेरे लिए मेरी बजाय तुम माजरत कर लेना। वो बोली बेहतर है। रॉयल कैन क्लब में हस्बे मामूल रौनक थी। हम हॉल में पहुंचे तो गोल्डीन वहां जमा हुआ था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।